हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के चैप्टर प्रीएम्बल को कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में एक दिख रहा होगा प्रीएम्बल, जिसमें ये सारे कुछ मेंशन है, जो कुछ इंग्रेडिएंट्स है जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि सोवर्निटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ बोल्ड में लिखे हुए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, पैरिटी। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है जिससे मिलकर के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बना है, तो ये सारी चीज़ जो इंग्रेडिएंट्स है ये हमारे प्रीएम्बल में दिए गए हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है लास्ट जो है हमारा यहाँ पर दिया गया है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 टू हेयरबाय अडॉप्ट द इंटैक्ट एंड गिव थ्रू आफ्टर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी यहाँ पर सिंपली कुल मिलाकर के ये बात लिखा गया है इस प्रीएम्बल में कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने ये चीज़ लिखा है जो 26 डे ऑफ नवंबर, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था 26 डे ऑफ नवंबर को 1949 को, और लेटर ऑन इसका जो इंप्लीमेंट हुआ था 1950 26 जनवरी को। अब बात करते हैं कि जो चैप्टर है हमारा प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या क्या पॉइंट्स है। पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे डिफरेंट इंग्रेडिएंट से बना गया, जो हमारे प्रीएम्बल में दिया गया, वो सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। अब तो बात करते हैं जो प्रीएम्बल का जो शुरुआत है कहाँ से हुआ था। तो प्रीएम्बल का जो शुरुआत था वो अमेरिकन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से शुरू हुआ था। लेटर ऑन जो अदर कंट्रीज थे इंक्लूडिंग इंडिया, इन्होंने जो ये प्रीएम्बल का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। जो हमारा प्रीएम्बल जो है इसका शुरुआत जो है हुआ था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा प्रीएम्बल जो बना था ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व्हिच वाज गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू बिफोर मेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ other terms like socialist, secular and integrity which was added in our 42nd Amendment Act 1976। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है सोशलिस्ट, सोवर्निटी। सोवर्निटी का अर्थ क्या होता है? बेसिकली सोवर्निटी का अर्थ होता है जो कोई भी स्टेट सुप्रीम हो, जो कोई भी स्टेट का जो सुप्रीम अथॉरिटी होता है ओवर इट्स टेरिटोरियल एरिया, उसे हम कहते हैं सॉवरेन स्टेट। यानी कि अगर हम कहें इंडिया का अगर बात करें तो इंडिया जो है पहले एक ब्रिटिश की कॉलोनियल स्टेट से वो पहले तरह से पूरा गुलाम था। तो जो कुछ भी लॉज रेगुलेशन चलते थे, जो कुछ भी चलता था वो ब्रिटिश का ही चलता था। तो उस तरह से एक जो इंडिया उस वक्त सॉवरेन नहीं था। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा लागू हुआ 1950 में 26 जनवरी को, तो हमारा इंडिया भी एक सॉवरेन स्टेट कहला गया। तो मतलब ऐसे देश जिसमें इसके अलावा कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं हो सकता, ऐसे देश जो अपने हर अफेयर को खुद वो रेगुलेट करे इंडिपेंडेंटली बिना किसी अदर कंट्री के हस्तक्षेप के, ऐसी कंट्री को हम कहेंगे सॉवरेन स्टेट। यानी आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया ऑल्सो बिकम सॉवरेन स्टेट। मतलब ऐसे स्टेट को हम नहीं कह सकते कि जिसके ऊपर किसी और का मतलब कोई स्टेट किसी और की गुलामी के ऊपर चल रहा हो, ऐसे स्टेट को हम सॉवरेन स्टेट नहीं कह सकते। सॉवरेन स्टेट यानी पूरी तरीके से वो सुप्रीम होता है। सॉवरेनिटी जो टर्म है ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन टर्म से सोरेनस से, जिसका मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी। ओके, तो अब सॉवरेनिटी होते हैं दो तरीके के सॉवरेनिटी होते हैं, एक होते हैं इंटरनल और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल। तो इंटरनल सॉवरेनिटी में क्या होता है, जो सुप्रीम अथॉरिटी होता है स्टेट का ओवर इंडिविजुअल और एसोसिएशन के ऊपर होता है, विद इज डिफाइंड स्पेसिफिक बाउंड्रीज। ओके, और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है स्टेट का, जो उसका जो सुप्रीम अथॉरिटी होता है वो अपना किसी भी अफेयर्स को कंडक्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्टेट। यानी कि कोई भी अफेयर्स हो, ये सुप्रीम अथॉरिटी वेदर इट इज इंटरनली और वेदर इट इज एक्सटर्नली, द स्टेट कैन कंडक्ट इट्स अफेयर इंडिपेंडेंटली विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्टेट। हमारे प्रीएम्बल में जो सॉवरेनिटी का जो टर्म है वो ऐसा डिस्क्राइब किया गया है कि जो सॉवरेनिटी है, जो हमारा जो इंडियन स्टेट है, वो नाइदर इट इज डिपेंडेंट नॉर इट इज डोमिनेंट, किसी अदर नेशन के ऊपर ना वो डिपेंडेंट है और ना किसी अदर नेशन के ऊपर वो डोमिनेंट है। वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। एंड सेकंड इज दैट जो सुप्रीमेसी है, जो स्टेट है, स्टेट से ऊपर कोई सुप्रीम नहीं है, और स्टेट जो है सबसे ऊपर है, सबसे सुप्रीम है, जो इंडिपेंडेंट है अपने कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए, वेदर इट इज इंटरनली और वेदर इट इज एक्सटर्नली। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सोशलिस्ट। व्हाट इज सोशलिस्ट? So the term socialist means the distribution of means of production which is गवर्न बाई द गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट के ऊपर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसका होली और पार्शली जो कंट्रोल होता है। हम कह सकते हैं सोशलिस्ट सोसाइटी में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं लोगों के जरिए। मतलब लोगों के जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या फिर जो रिसोर्सेज है उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोगों में, कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, इक्वली हर चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोगों में। अगर हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी का अगर बात करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है सोशलिस्ट से। सोशलिस्ट में क्या होता है कि सारा चीज़ इक्वली होता है, बट कैपिटलिस्ट में जो पूंजीवाद होते हैं उसमें कैपिटलिस्ट में जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं, हाई क्लास के लोग होते हैं, वो अपने फायदे के सोचते हैं और नीचे वर्ग जो है दबते जाते हैं। तो जो वहाँ पर इक्वल डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाता। अगर जो सोशलिस्ट स्टेट है वहाँ पे इक्वल डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज होता है। जो हमारा कंट्री है इंडिया, वो मार्क्सिस्ट और गांधीज्म का सोशलिज्म लेता है, यानी दो तरह के सोशलिज्म इंडिया फॉलो करता है, एक मार्क्सिस्ट का और एक गांधीज्म का। तो इंडिया जो है मिक्स ब्लेंड है मार्क्सिस्ट का और गांधीज्म के सोशलिज्म का। हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है एक मिक्स इकोनॉमी है, ये प्राइवेट सेक्टर भी चलाता है और पब्लिक सेक्टर भी चलाता है। प्राइवेट सेक्टर में आपका कैपिटलिस्ट भी आ जाएगा और पब्लिक सेक्टर में आपका सोशलिस्ट आ जाएगा, यानी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का ये मिक्स इकोनॉमी, मिक्स ब्लेंड है इंडिया में। अब एक केस था डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि
जो इंडिया है, इंडिया का जो सोशलिज्म है, ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है या गांधी सोशलिज्म है। तो यहाँ पे ये आंसर हो रहा था कोर्ट का, जो इंडिया है ये मिक्स ब्लेंड है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का और गांधी सोशलिज्म का। बट इंडिया जो गांधी सोशलिज्म में ज़्यादा ही हेवीली लीन डाउन होता है। दैट्स वाई जो गांधी सोशलिज्म है इसे हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी कहते हैं। और गांधी सोशलिज्म का क्या एम होता है कि जो प्रॉपर्टी है, जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, उसे रिमूव किया जा सके और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। यही हमारे गांधी सोशलिज्म में होता है। और गांधी सोशलिज्म को हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी कहते हैं। तो जो इंडिया है कुल मिलाकर के मार्क्सिस्ट और तो गांधी का जो सोशलिज्म है, इन दोनों को फॉलो अप करता है विथ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो सोशलिज्म, ये सोशलिस्ट टॉपिक खत्म यहाँ। अब बात करते हैं सेक्युलर टॉपिक का। सेक्युलर क्या होता है? सेक्युलर बेसिकली हम कह सकते हैं 3 तरह के स्टेट्स होते हैं। ओके, 3 तरह के स्टेट्स होते हैं। पहला तो एथियस्टिक, पहला होता है, एक मिनट अच्छे से लिखती हूँ, पहला होते हैं एथियस्टिक, दूसरे होते हैं थियोक्रेटिक, एंड लास्टली सेक्युलर। 3 तरह के देश होते हैं। एक एथियस्टिक, जिसमें कोई तरह की रिलीजन को प्रैक्टिस करने नहीं दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम नॉर्थ कोरिया का। थियोक्रेटिक में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को अपना रिलीजन बना लिया जाता है, स्टेट का रिलीजन बना लिया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश। सेक्युलर स्टेट में क्या होता है, स्टेट का कोई एक रिकॉग्नाइज रिलीजन नहीं होता, वो हर एक इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट करता है। ठीक है, मतलब इट ट्रीट्स मैन टू मैन रिलेशनशिप, नॉट मैन टू गॉड रिलेशनशिप। यहाँ पे आर्टिकल 25 से 28 तक का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ वन चॉइस। तो यहाँ पे बिना किसी स्टेट के इंटरफेरेंस के हर कोई जो है अपना रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, बिना किसी इंटरफेरेंस के स्टेट के। यही होता है सेक्युलर। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक टर्म है, 2 तरह का टर्म, ग्रीक टर्म है, 2 तरह का टर्म होता है। पहला डेमो मीन्स होता है पीपल, डेमो मीन्स होता है पीपल, और क्राइटेरिया मतलब होता है क्रेटिक, यानी डेमोक्रेटिक मीन्स होता है रूल, यानी पीपल रूल। तो डेमोक्रेटिक का कोई मतलब होता है लोगों के द्वारा जो शासन होता है वो होता है। मतलब डेमोक्रेटिक जो है 2 तरह का डेमोक्रेसी होता है, कैसी होता है, पहला तो इनडायरेक्टली और दूसरा डायरेक्टली। डायरेक्टली जो डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेटिक होता है, वो हम एग्जांपल ले सकते हैं स्विट्जरलैंड का, जहाँ जो लोग हैं पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिसी मेकिंग में। वही इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी, जैसे कि इंडिया, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं पॉलिसी मेकिंग बनाने के लिए। तो यही होता है डेमोक्रेटिक में। फिर अब हम बात करते हैं रिपब्लिक में। तो 2 तरह के हेड होते हैं, एक होता है मोनार्की और दूसरा होता है रिपब्लिक। मोनार्की में जो हेड होते हैं, किंग या क्वीन होते हैं, जो इलेक्ट होते हैं बाय हेरिडिटरी, यानी जो राजा का बेटा राजा बनेगा, रानी का बेटी रानी बनेगी, इस तरह के जो मोनार्की सिस्टम में होते हैं, और जो ये अपना ऑफिस है गेन करते हैं बाय सक्सेस। पर अगर हम रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक में क्या होता है कि हम लोगों के द्वारा जो है हम डायरेक्टली अपने हेड को चूज करते हैं, जिसका एक फिक्स टेंचर होता है, और वो जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। बट जो मोनार्की सिस्टम में है वो टोटली डिफरेंट होता है, राजा रानी ही बनता है हेड ऑफ द स्टेट। तो ये थे हमारे रिपब्लिक। अब बात करते हैं जस्टिस का। जस्टिस क्या होता है? तो जो टर्म है जस्टिस, ये रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर लिया गया है। जस्टिस 3 तरह के जस्टिस होते हैं। पहला इकोनॉमिक जस्टिस, दूसरा क्या बोलते हैं, पहला इकोनॉमिक जस्टिस, दूसरा सोशल जस्टिस, एंड तीसरा ये पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, तो जो इकोनॉमिक जस्टिस है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर के, हमेशा सबके साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, क्या कह सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए हर किसी को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इकोनॉमिक जस्टिस में, और सबको इक्वली राइट होना चाहिए। ठीक है, यही होता है इकोनॉमिक जस्टिस में, ऑन द फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर के बेसिस पे। फिर अगर हम बात करें पॉलिटिकल जस्टिस की, तो देयर शुड बी एन इक्वल फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस इन पॉलिटिकल प्रोसेस, एंड इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि जो पॉलिटिकल का जो वोट देने का जो अधिकार है लोगों का, जो पॉलिटिकल प्रोसेस में जो पॉलिटिकल राइट्स है लोगों को, सबको इक्वली मिलना चाहिए। देन इफ वी टॉक अबाउट सोशल जस्टिस में क्या होता है कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। हाउएवर जो सरकार है कुछ स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड करती है लोअर सेक्शन को बाय रिजर्वेशन। तो ये होते हैं जस्टिस 3 तरह के, पहला सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब बात करते हैं लिबर्टी का। तो लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल पार्ट 3 में आर्टिकल 25 से 28 तक जो है हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी रिलीजन प्रोवाइड करता है। हर कोई इंसान को राइट है टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन चॉइस, ठीक है, बिना किसी सरकार के इंटरफेरेंस के। तो यही होता है लिबर्टी। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी का। तो इक्वालिटी है देयर शुड बी नो स्पेशल प्रिविलेज गिवन टू द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी सरकार जो स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड करते हैं लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, और जो रिजर्वेशन एंड ऑल, तो ये नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल इंडिविजुअल्स
इंडिविजुअल, तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी सब इक्वली ट्रीट होने चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो ये होते हैं इक्वालिटी। अब बात करें पैटर्निटी की, जो टर्म पैटर्निटी है, इसका मतलब होता है कि जो ये पैटर्निटी है एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड होता है। हम कह सकते हैं कि जो पैटर्निटी टर्म्स है ये प्रमोट हुआ है, कह सकते हैं जो फीलिंग्स है पैटर्निटी का, जो ये प्रमोट हम कह सकते हैं कि ये प्रमोट हुआ है सिंगल सिटीजनशिप से। क्योंकि देखो जो पैटर्निटी है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये, और इक्वलिटी और लिबर्टी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर सेंस ऑफ ब्रदरहुड ही नहीं होगा तो जो इक्वलिटी और पैटर्निटी का कोई मतलब नहीं होगा। तो जो प्रियम्बल में जो पैटर्निटी है ये हमारे प्रियम्बल में जो पैटर्निटी है अश्योर करता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन का। तो यहाँ पे सेंस ऑफ ब्रदरहुड ये प्रमोट करता है पैटर्निटी। फिर यहाँ पर जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1973, 3 वर्ड्स आर एडेड इन आवर प्रियम्बल। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, जो ये 3 वर्ड है हमारे प्रियम्बल में ऐड हुए थे। तो सोशलिस्ट हमने डिस्कस कर लिया, सेक्युलर डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी मीन्स कि जो इंटीग्रिटी है ये भी हमारे 42 अमेंडमेंट एक्ट में जुड़े थे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज का ये इंटीग्रिटी है, ये बताता है कि हर एक इंडिविजुअल नागरिक को ये ड्यूटी होता है कि वो हार्मनी और पैटर्निटी को प्रमोट करे। तो यही होते हैं इंटीग्रिटी। और यहाँ पर जो हमारा ये टॉपिक है खत्म हो चुका है और यहाँ हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।